हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ईएम वेव्स। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का आएगा। और जो इसमें पढ़ना है आपको वो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो अच्छे से वीडियो को देखना, पूरा बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करेंगे और जो आपको 3 नंबर का बिल्कुल प्रिपेयर कराएंगे 100%, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि 3 नंबर से क्या होगा, है ना? 3 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ऐसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का, 3 नंबर का, अगर सबके बारे में से सोचोगे तो फिर मार्क्स कहां से आएंगे? तो अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है? ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, ठीक है? 2-3 घंटे में तैयार भी हो जाता है ये, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ईएम वेव्स, देखो ईएम वेव्स क्या होती है। इसके पहले आपको ईएम वेव्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब एक चार्ज पार्टिकल बेटा, एक चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में रहता है, किस में रहता है बेटा? रेस्ट में। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मोशन में होता है ये, तो ये प्रोड्यूस करता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। करंट बनता है ना, क्योंकि, ठीक है? लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ सिर्फ क्या रहेगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। समझ के? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऑर्स्टेड ने बताया था, है ना? नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एक्सलरेटिंग होगा, कैसा होगा बेटा? एक्सलरेटिंग, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो प्रोड्यूस होगी बेटा ईएम वेव्स। क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा? ईएम वेव्स। तो इस चीज को ध्यान रखना, एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल और ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स का जनरल ओरिजिन क्या है बेटा? ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स या फिर एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है? एक्सलरेट या डी एक्सलरेशन होना, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? ईएम वेव्स का ओरिजिन बोलते हैं, ठीक? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है? देखो, इसका ओरिजिन मैं सब बहुत अच्छे से बताऊंगा बेटा, देखो ध्यान से। एक कैपेसिटर है, मान लो हमारे पास, देखो ये कैपेसिटर है और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये वाला जो प्लेट है ये, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना? मान लो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज नॉन एज कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन करंट बोलते हैं बेटा, ठीक है? ठीक, कंडक्शन पर करंट आई गया और हमें पता है किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग आई करंट ही वापस आएगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब एक बात इंपॉर्टेंट जानने लायक है यहां पे कि यार, अगर यहां से करंट गया लेकिन यहां पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इनके बीच में वैक्यूम है, एयर है, तो ये करंट यहां कैसे पहुंच गया? है ना? सोचने वाली बात है यार, इतना स्पेस होता है इनके बीच में, है ना? तो एक्चुअल में यहां पे क्या होता है, जो करंट फ्लो करता है बेटा, वो फ्लो करता है इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है? इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। क्लियर है बेटा? तो ईएम वेव्स की फॉर्म में फ्लो करता है, जैसा कि इंडक्शन है ना, अभी आजकल फोन आते हैं ना चार्जिंग वाले, जो इंडक्शन से चार्ज हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही बेटा ये वो किससे चार्ज होते हैं? वो ईएम वेव से चार्ज होते हैं, है ना? ईएम वेव्स के थ्रू करंट फ्लो करता है उसमें। तो ऐसे ही यहां पे जो करंट फ्लो करता है, ये जो करंट होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है? मान लो अगर हम लूप की देखें, यहां पे देखो, इस लूप, यहां पे एक लूप बना लो, ये C1 लूप बोलते हैं इसको, और एक लूप इसके बीच में बना लो यहां पे, ठीक है? इस लूप को हम C2 बोलते हैं। तो फॉर C1 एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या कहेगा? B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, है ना? इसके इक्वल होगा। और यहां पे करंट कितना? I है। फॉर लूप C2 के लिए B डॉट DL अगर लगाओगे, एम्पीयर सर्किटल लगाओगे, तो कितना आएगा? म्यू नॉट I D आएगा। ये कौन सा करंट है बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट है ये बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्लियर है बेटा? यहां पे कौन सा करंट है? ये कंडक्शन करंट है। क्लियर? यहां पे जो है, यहां पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो किसकी फॉर्म में कर रहा है? ईएम वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालेंगे? देखो बेटा, वी नो दैट
इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है बेटा? ई ए कॉस थीटा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? ई इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब डी फाइव बाई डी टी मान लो मैं करने लग जाऊं, क्यों? क्योंकि डी फाइव बाई डी टी क्यों कर रहा है बेटा? फ्लक्स ही तो चेंज हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कम ज्यादा हो रही है तभी तो करंट फ्लो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट पे। तो ये क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ ई ए, है ना बेटा? यही आएगा हमारे पास। क्लियर? अच्छा, तो यहां से आप देखो ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा? यही होती है। और सिग्मा क्या होता है हमारा? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, ए एप्सिलॉन नॉट। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगा? डी बाई डी टी इक्वल टू ई की वैल्यू रखो बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से बच्चा ए कट गया। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? थोड़ा सा छोटा कर लूं, हाँ जी बच्चा, ठीक है, ये आई। अब यहां से देखो, तो डी फाइव अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या बचा? यहां से ए से कट गया, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। क्या बच गया? डी क्यू अपॉन डी टी। और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? आई डी, या छोटा डी बड़ा डी, ठीक है, चलो स्मॉल डी से लिख लेते हैं। आई डी किसके इक्वल आ जाएगा बताओ? यहां से डी फाइव अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आई डी। और आई डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? आई डी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन में डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बेटा ये होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन में डी टी। बात समझ में आई? ठीक है, तो फिर ना क्या हुआ, इसको किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ बताया। उसने ये बताया कि देखो कि एम्पियर, तुम्हें अपना लॉ थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफाइड लॉ, है ना भाई? मैंने मॉडिफाई किया है ना, तो थोड़ा सा मैं अपना भी नाम जोड़ूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग बी डॉट डी एल, आप मैक्स एम्पियर ऐसे नहीं लिख सकते, बी डॉट डी एल आई, आपको लिखना पड़ेगा आई प्लस आई डी। क्या लिखना पड़ेगा? आई प्लस आई डी, क्योंकि म्यू नॉट बी डॉट डी एल इक्वल टू किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, टोटल। और यहां टोटल करंट दो करंट है, एक तो कंडक्शन करंट है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। अच्छा, फॉर लूप C1 के लिए ID 0 हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा? बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट आई के इक्वल आ जाएगा, है ना बेटा? और बी डॉट डी एल आई के इक्वल आ जाएगा, है ना? और फॉर लूप C2, अगर हम बात करें C2 के लिए, C2 में कौन सा? यहां तो कंडक्शन करंट नहीं है, क्यों? यहां वायर थोड़ी ना है, तो करंट फ्लो कर रहा है इन फॉर्म ऑफ EM वेव्स। तो बी डॉट डी एल किसके इक्वल लिखोगे? बी नॉट आई डी। और आई किसके इक्वल है? यहां पे 0। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो आई डी, और इसने क्या लिखा? म्यू नॉट आई, है ना? यानी आई, और ये देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जितना करंट आ रहा है उतना ही वापस आ रहा है, जो कि एम्पियर सर्किट कौन सा लो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलता है कि जितना करंट जाए उतना ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? आईडी किसके इक्वल है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ करंट फॉलो करता है। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका मैग्नीट्यूड कंडक्शन करंट के इक्वल होगा। मतलब जितना, अगर यहां से 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो 3 एम्पियर करंट ही इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में चलेगा। समझ के? क्लियर है बेटा? तो हमेशा ही ध्यान रखना, कंडक्शन करंट किसके इक्वल होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इक्वेशन कर लेते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्यों कंटिन्यूटी? क्योंकि इक्वेशन कंटिन्यूअस हुई है बेटा। बी डॉट डी एल आई हमेशा ये ट्रू है मी नॉट आई के, चाहे इस लूप के लिए ले लो, यहां पे भी ये जो इक्वेशन है लाई नहीं कर रही है, यहां पे भी इक्वेशन ट्रू है ये। क्यों? तब आई की वैल्यू क्या लिख देंगे? आई डी लिखेंगे, है ना? तो कहीं हमेशा चाहे लूप में कहीं भी ले लो तुम, ये इक्वेशन होल्ड होगी, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, की कंटिन्यूअस है हमारा, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, हमेशा ये ट्रू है। बी डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट आई के इक्वल है। क्वेश्चन,
हाउ वुड यू एस्टेब्लिश इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है कितना बेटा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, नहीं दिख रहा था इसको, अरे भाई हाँ, कह रहा है कि हाउ वुड यू एस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट कितना दे रखा है बेटा? 1 एम्पियर दे रखा है ना, 1 एम्पियर। और कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 1 माइक्रोफैराड, है ना। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट होता है किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में dt के बराबर होता है ना बेटा। फाई किसके बराबर होता है? फाई होता है, अभी बताया था मैंने, E इंटू ए के, फ्लक्स तो यही होता है। E कितना होता है? V बाई डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू ए इंटू ए रखो इसको जरा, तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इंटू फाई की फ्लक्स की वैल्यू रख दो V बाई डी इंटू ए, है ना बेटा जी। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको बाहर निकालो, एप्सिलॉन नॉट ए और डी सब बाहर आ गया, क्या बचेगा बेटा? डी बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी। अच्छा ये देखो, ये क्या है बताओ मेरे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हुआ तो हमारा कैपेसिटेंस होता है सी। क्या होता है? ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होता है सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आई डी इक्वल टू आ जाएगा सी डीवी बाई डी टी। तो एक नया फॉर्मूला है ये, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहां से देखो, आई डी अपॉन में सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी बाई डी टी। आई डी की वैल्यू कितनी है? डिस्प्लेसमेंट करंट 1 और कैपेसिटेंस कितना है बेटा जी? 1 माइक्रो, मतलब 10 टू पावर माइनस 6। तो डी बाई डी टी यहां से ऊपर चला जाएगा, तो डी बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 टू पावर 6, है ना, यानी 10 टू पावर 6 इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर सेकेंड। अगर 10 की पावर 6 वोल्ट पर सेकेंड, 10 की पावर 6 वोल्टेज हर सेकंड चेंज होगी, तो कितना करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होगा बेटा? 1 एम्पियर। कितना होगा? 1 एम्पियर। यही पूछ रहा है ये कि किस रेट से 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। तो किस रेट से? जब एक वोल्टेज, तो 10 टू पावर 6 वोल्टेज चेंज होगी बेटा, कितनी? 1 सेकंड के लिए। अब आगे आते हैं। अच्छा, हम इस चैप्टर को ईएम वेव्स में क्यों पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट को अभी भी बताया था मैंने, क्योंकि जो करंट फ्लो करता है डिस्प्लेसमेंट करंट वो इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स ट्रेवल करता है, ठीक। अब ईएम वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, तो ध्यान रखना। कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड, अभी तो बताया था मैंने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो प्रोड्यूस होती है जब चार्ज पार्टिकल है तो एक्सेलरेट हो या ऑक्सिलेट हो। ऑक्सिलेट कैसे? मान लो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएंगे तो भी तो ऑस्किलेशन ही हुआ ना, तब भी ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस नहीं होती, लाइट नहीं निकलती, एटम्स में पढ़ाया था, मारूंगा बहुत अगर याद नहीं आए तो। ये भी तो ऑस्किलेशन हुआ, तो तब भी तो ईएम वेव्स, और लाइट इज आल्सो एन ईएम वेव, लाइट भी तो एक ईएम वेव होती है। ओके, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, किसी मीडियम को, किसी भी वेव को कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेट होने में, ये साउंड उसमें वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं। दीज वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में किस स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है वेव्स, ठीक। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर साइनोसॉइडल वेरिएशन, कैसे? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर बनाओगे तो बनेगी कैसे? ऐसे, है ना। देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे। जैसे ये मान के चलो, ये फ्लोर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है सांप की तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगी? ऐसे, मेंढक की तरह ऊपर उछल के इस फ्लोर पे। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे चल रही है इस फ्लोर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? परपेंडिकुलर उससे, ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चलेगी। ओके, तो परपेंडिकुलर होती है किसके? और ये ऑल्सो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव किस तरफ बढ़ेगी? एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। अगर देखो वेव किस तरफ जा रही है? एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? मान लो वाई एक्सिस की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? जेड एक्सिस की तरफ होगी। क्लियर है बेटा?
ओके। और एक ई वेव को हम ध्यान रखना, याद रखना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, या माइनस प्लस माइनस होता है ये। और ऐसे B इजकल टू क्या होता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है बेटा जी। तो इस चीज को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल होती है। अच्छा याद रखना बेटा, ई नॉट बाय बी नॉट होता है हमारा सी, स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ ईएम वेव, ठीक है। क्लियर है बेटा? ओके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन प्लेन वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनसॉइडली इतना, एम्पलीट्यूड इतना है, वेवलेंथ निकालना है हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा, 3 × 10⁻10, एम्पलीट्यूड कितना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नॉट कितना है 50, ओके। तो हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो एक तो पहले न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्बडा से निकाल लो, लैम्बडा क्या हो जाएगा सी बाय न्यू, तो सी कितना है हमारा 3 × 10⁻10 8, और न्यू कितना है बेटा 3 × 10⁻10, सॉल्व कर लेंगे इससे, तो इससे लैम्बडा निकल गया। अब हमें क्या निकालनी है बेटा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट बाय बी नॉट अभी पता है हमने क्या होता है सी, है ना। तो यहां से बी नॉट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा ई नॉट बाय सी, यही हो जाएगा हमारे पास बी के वैल्यू, ठीक, ओके। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना बी वाई, देखो बी वाई इतना दे रखा है 2 × 10⁻⁻7 साइन कितना 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 10⁻ कितना 11 टी, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें मैग्नेटिक फील्ड से तो क्या वैल्यू होती है, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस माइनस जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये क्या था यहाँ पे, यहाँ एक्स है, एक्स के साथ क्या है ये है, तो एक्स मतलब ये है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू के है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 10⁻³ कितना 3। के क्या होता है, इसको वेव वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेव वेक्टर। तो वेव वेक्टर की वैल्यू निकाल लो इसको, तो के क्या होता है बेटा 2π/λ इक्वल टू 0.5 10⁻³ यहां से लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा 2π में 0.5 10⁻³। समझ गए? क्लियर है बेटा? ऐसे ही क्या निकाल लो यहां से, ये निकल गया, ओमेगा निकाल लो, ये क्या है ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा के साथ क्या है बेटा टी है, आगे पीछे लिख रहे तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यानी ओमेगा है, यानी ओमेगा कितना है बेटा 1.5 10⁻³ कितना 11, और ओमेगा क्या होता है 2π न्यू 1.5 10⁻11, तो न्यू नहीं निकल जाएगा यहां से 1.5 10⁻11 बाय 2π, ठीक है बेटा, हर्ट्ज में और यहां मीटर में। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, E इक्वल टू कितना होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ओके। तो ई नॉट कितना है, ई नॉट तो हम निकाल सकते हैं कैसे, तो ई नॉट बाय बी नॉट क्या होता है हमारा सी, तो ई नॉट क्या हो जाएगा बी नॉट सी, बी नॉट कितना है, बी नॉट हमारे पास है 2 × 10⁻7 इंटू सी कितना है 3 × 10⁸, यहां से आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 60 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो 60 रख दो इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, वही ओमेगा की वैल्यू जो टी के साथ है, टी के साथ कौन सी है 1.5 10⁻³ कितना 11 प्लस के की वैल्यू कितनी है एक्स के साथ है जो 0.5 10⁻³ कितना 3 और एक्स। अच्छा ई के साथ क्या लगाऊं मैं, वाई जेड क्या लगाऊं, देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वाई की तरफ है, वेव किस तरफ प्रोपोगेट हो रही है, वेव में क्या आ रहा है एक्स आ रहा है ना, तो मतलब वेव एक्स की तरफ जा रही है, तो एक ये वाई है ये एक्स है, तो ये सीधी सी बात है किसमें जेड, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ओके अब आगे करते हैं बेटा, यस यूज ये ध्यान रखना बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ये इनकी क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये वेवलेंथ रेंज है, इनके सोर्स और एप्लीकेशन जरूर याद रखना कि किस वेव का क्या यूज है, जैसे अल्ट्रावायलेट वेव्स किस तरह कैसे यूज की जाती है किलिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में या यूज की जाती है बेटा, समझ के किसी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताने के लिए यूज की जाती है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में किसी सॉलिड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताने में यूज की जाती है,
एक्सरे थेरेपी में यूज की जाती है, रेडियो वेव कम्युनिकेशन में यूज की जाती है। तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। आप इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी किसी के बेसिस पे भी याद रख सकते हैं। जैसे इनको याद करने की ट्रिक बता देता हूं बेटा। क्या ट्रिक है? गाड़ी XUV